नमस्कार, मैं कार्तिक सर आप सभी को अपने YouTube क्लासरूम में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों, बंधुओं, साथियों के बीच इसे शेयर करें। आज मैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध दलित कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी यह अंत नहीं पर चर्चा करेंगे। इसे हम कहानी की समीक्षा भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, कहानी की समीक्षा और कहानी कला की दृष्टि से समीक्षा दोनों में अंतर होता है। कहानी कला की दृष्टि से जब हम समीक्षा करते हैं तो उसमें कथानक, कथोपकथन, चरित्र चित्रण, देश काल या वातावरण, उद्देश्य, शीर्षक और भाषा शैली आदि तत्वों के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है, किंतु कहानी की समीक्षा उससे भिन्न होती है। अगर आप कहिएगा तो हम इसके बाद वाले वीडियो में कहानी कला की दृष्टि से कहानी की समीक्षा कीजिए, यह अंत नहीं, कहानी की समीक्षा कीजिए, उस पर भी मैं चर्चा कर दूंगा। इस वीडियो में मैं इस कहानी पर चर्चा कर रहा हूं या इस कहानी की समीक्षा आप सभी को बता रहा हूं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी साहित्य में दलित साहित्य के कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वैसे तो दलित समुदाय के जीवन की वास्तविकता, दमन, शोषण और उत्पीड़न को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश प्रगतिशील साहित्य, जनवादी साहित्य आदि के द्वारा किया गया, पर वे दलित जीवन और दलितों की समस्याओं को पूर्ण रूपेण चित्रण करने में सफल नहीं हो पाए। इसी कमी को दलित साहित्यकारों द्वारा पूरा किया जा रहा है। हिंदी साहित्य में दलितों के प्रति सहानुभूति और करुणा को केंद्र में रखकर लिखी गई रचनाओं से दलित रचनाकार की रचना सभी मायने में भिन्न है, क्योंकि वह स्वयं की अनुभूति की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। इनकी रचनाएं सदियों से दलितों पर हो रहे अत्याचारों की अभिव्यक्ति है। हिंदी से पहले यह विद्रोही स्वर सर्वप्रथम मराठी साहित्य में उभरा था। महाराष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक व बहुजन आंदोलन के प्रणेता स्रोत महात्मा ज्योतिबा फूले और दलित समाज के क्रांतिकारी अभियान के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब के विचारों से ऊर्जा लेकर दलित साहित्य मराठी साहित्य में प्रथम प्रस्फुटित हुआ। दलित साहित्य धारा को पहचान देने वालों में ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम अग्रणीय है। उन्होंने आत्मचरित जूठन में दलित जीवन की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं और निजी अनुभवों का
अत्यंत सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों ने दलित जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्ति दी है। यह अंत नहीं कहानी डॉक्टर कुसुम वियोगी द्वारा संपादित कहानी संग्रह कुसुम वियोगी द्वारा संपादित कहानी संग्रह समकालीन दलित कहानियां में संकलित है। इस कहानी के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलितों पर हो रहे शोषण, अत्याचार, दमन, उत्पीड़न आदि को चित्रित किया है। सवर्ण समाज जातिवादी मनोवृत्ति से ग्रस्त होकर कैसे हर समय दलितों को अपमानित करने की कोशिश करता रहता है, इसे इस कहानी के माध्यम से उजागर किया गया है। यह एक दलित परिवार के किए गए अपमान और इस अपमान के विरोध में खड़ी नई पीढ़ी के संघर्ष की वास्तववादी कहानी है। यह बिरमा के साहस और आत्मसम्मान के संघर्ष की कहानी है। बिरमा अपने माता पिता मंगलू और सरवती के साथ जमींदारों की खेती में मजदूरी करने जाती है। मजदूरी करने के बाद मजदूरी स्वरूप उसे एक बोरा धान मिलता है। बिरमा के माता पिता शाम के होने के समय या शाम के समय बिरमा को धान का एक गट्ठर उसके सर पर उठाकर उसे जल्द घर जाने के लिए कहते हैं, ताकि वह घर जाकर के रोटी पानी की व्यवस्था कर सके। माता पिता के कहने पर बिरमा गट्ठर को अपने सर पर लिए हुए घर की तरफ चल देती है। खेत खलिहान पगडंडों के मध्य से होते हुए बिरमा अपने घर की तरफ आ रही होती है। उसी समय रास्ते में सवर्ण तेजभान का बेटा सचिंदर बिरमा का पीछा करता है और रास्ते में उसे अकेला पाकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। सचिंदर उसके गालों को स्पर्श करता है। इस अचानक हुए हमले और डर से आतंकित होकर बिरमा गिर पड़ती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान पर होते हमले को वह सह नहीं पाती। निडरता और साहस से वह दुश्मन पर अचूक प्रहार कर अपने को बचा लेती है। किताब में उसके साहस, कहानी में उसके साहस से संबंधित एक पंक्ति भी देख सकते हैं।
पंक्ति इस प्रकार है कि बीरमा ने सिर पर रखा गट्ठर सचिंदर के ऊपर गिरा दिया। अचानक इस हमले से वह गड़बड़ा गया और गिर पड़ा। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, बीरमा ने पूरी ताकत से उसकी जांघों के बीच वार किया। लात का प्रहार इतना तगड़ा था कि सचिंदर उठ नहीं पाया। किसी तरह लड़खड़ाकर खेत में घुसकर गुम हो गया। अर्थात बीरमा साहस का परिचय देती है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वह सचिंदर से डरती नहीं, उसके साथ लड़ती है और इस प्रकार वह खेत में अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती है, अपनी इज्जत लूटने से स्वयं बचाती है। अपने आत्मसम्मान के लिए ही बीरमा अपने भाई किशन के साथ मिलकर पूरी बिरादरी से लड़ती है। सवर्ण तेज भान के खिलाफ आवाज उठाती है। अपनी बातों को पंचों के सामने रखती है और सचिंदर को सभी के सामने लाती है, उसके करतूत को सभी के सामने लाती है। इस प्रकार बीरमा अपने साहस और आत्मसम्मान का परिचय देती है। दलित समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता को भी यह कहानी दर्शाता है। बीरमा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब उसके भाई और उसके भाई के दोस्त आपस में चर्चा करते हैं, उसके बीच जो बहस होती है, उस बहस को सुन करके बीरमा हैरत में पड़ जाती है। वे सोचती है कि ये लोग इतना लड़ते क्यों, लेकिन वह यह नहीं समझ पाती है कि किशन और उसके मित्रों में शिक्षा से नई परिवर्तनवादी सोच का विकास हुआ है। यह बहस नहीं, बल्कि उसके नए परिवर्तनवादी सोच है। चेतना विकास के विस्तार के कारण स्वाभिमान, आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने का किशन में आत्मविश्वास है। किशन पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा होने के कारण ही वह अपने बहन के आत्मसम्मान पर हुए हमला का वह विरोध करता है। बीरमा भी यह महसूस करती है कि अगर वह पढ़ी लिखी होती तो वह अपने भाई और उसके दोस्तों के बीच हो रहे बहस को वो अच्छी तरह से समझ पाती। वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वह समझ नहीं पाती है। यह एक चीज़ यह भी ध्यान देने योग्य है कि बीरमा के माता पिता मंगलू और सरबती ने अपने बेटे किशन को शिक्षा देते हैं, लेकिन बीरमा को नहीं। आज भी हमारे तथाकथित सभ्य समाज में जितनी छूट लड़कों को दी गई है, उतने स्त्रियों को नहीं, उतने लड़कियों को नहीं। तो फिर दलित समाज, वो तो हमारे कथाकथित जो सभ्य समाज है उससे बहुत पिछड़ा हुआ है। फिर भी वहाँ लड़कों को शिक्षा दिया जा रहा है। मंगलू अपने बेटे
किशन को शिक्षा दे रहा है, इससे यह तथ्य सामने आता है कि धीरे धीरे दलित समाज में भी परिवर्तन आ रहा है। आज बेटे को शिक्षा दिया गया, आने वाले समय में बिरमा जैसे दलित लड़कियों को भी शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और बिरमा शिक्षा प्राप्त न हो पाने के कारण थोड़ा दुखी भी है, क्योंकि वह उसके बहस को समझ नहीं पाती है। इसका मतलब आने वाले समय में बिरमा जैसे लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त होगी। यह कहानी दलित समाज में संगठन का, एकता का अभाव भी दर्शाता है। दलित समाज संगठित न होने के कारण ही सवर्णों के अत्याचारों को चुपचाप सहता रहता है। अगर वह एकजुट रहता, संगठित रहता, तो कोई भी सवर्ण उस पर अत्याचार नहीं कर पाते, क्योंकि ये मिल करके उसके अत्याचार का विरोध करते। लेकिन ऐसा नहीं है। बिरमा के साथ जो घटना हुई वह उसके माता पिता चुपचाप सहन करने में ही भलाई समझते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इस बात को बढ़ा करके कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बिरादरी के कोई भी लोग उसका साथ नहीं देंगे, उल्टे इन्हें ही दोषित या दोषी ठहराएंगे। इसलिए वह इस बात को हवा देना नहीं चाहते। यह कुछ नहीं बल्कि समाज में एकता का अभाव है, जिसके कारण मंगलू जैसा लोग अपने बिरादरी में अपने ऊपर हो रहे सवर्ण द्वारा अत्याचार को वह खुल करके रख नहीं पाता है। यह कहानी स्त्री के प्रति बिरादरी सोच पर भी परंपरागत पुरुष प्रधानता के प्रभाव को दर्शाता है। यानी जो बिरादरी की सोच है वह परंपरागत और पुरुष प्रधान है। वह कैसे? तो बिरमा पर सवर्ण जाति द्वारा जो अत्याचार किया गया, सचिंदर जो कि सवर्ण जाति के हैं, उसके द्वारा जो बिरमा पर अत्याचार किया गया वह किशन और बिरमा के माध्यम से पूरे समाज में फैल जाती है। उसके बाद उसके बिरादरी के लोग ही इसे बिरमा के माथे पर लगा हुआ कलंक समझते हैं। उनका मानना है कि अगर स्त्री की इज्जत लूट ली जाती है तो स्त्री को ही दोषी समझा जाता है। यानी अगर पुरुष स्त्री के साथ ज्यादती करता है तो इसका खामियाजा इस पुरुषवादी समाज में पुरुष को नहीं भोगना पड़ता है, स्त्री को भोगना पड़ता है। इसका दोषी स्त्री को ही ठहराया जाता है,
पुरुष को ठहराया नहीं जाता। बिरमा पर जो अत्याचार होता है उसके बिरादरी के लोग, यानी मंगलू के बिरादरी के लोग इसे चुपचाप घर के भीतर इस बात को दबा लेने में ही अपनी भलाई मानते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि अगर ये बात समाज में फैलेगी तो बिरमा कलंकित होगी, फिर बिरमा के शादी विवाह में बहुत तरह की अड़चनें आएगी। इसलिए इस बात को अगर घर में दबा लिया जाए, कोई इस बात को न जाने, इसी में बिरमा की भलाई है। स्त्री पर हुए अत्याचार की घटना का दोष हमेशा स्त्री को दिया जाता है। पुरुष सत्तात्मक समाज का यही रवैया भी है। कहने का अर्थ हुआ कि स्त्री के साथ जबरदस्ती होने पर भी उसकी पवित्रता के नष्ट होने को महत्व देकर भारतीय समाज या भारतीय सामाजिक व्यवस्था स्त्री को ही कलंकित मानती है। वो मानती है कि इससे स्त्री कलंकित होती है, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है, इसके बाद उसे आगे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि मंगलू और सरवती किशन से बिरमा पर हुए इस अत्याचार को छुपाना चाहते हैं, ताकि बिरादरी में यह बात न फैले और बिरमा कलंकित होने से बच जाए। परंपरागत सोच का प्रभाव सचिंदर में दिखता है या सचिंदर पर भी दिखता है। वह एक दलित स्त्री को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, क्योंकि उसकी सोच में दलित स्त्री सम्मान की अधिकारी ही नहीं है। उसका सोच है कि दलित स्त्री जो होते हैं वो सम्मान के अधिकारी नहीं है। वह उसे भोग की वस्तु के रूप में देख रहा था। वह जानता है कि सवर्ण जाति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, सभी उसी के पक्ष में रहने वाला है। आप उदाहरण के रूप में फूलन देवी को ले सकते हैं। फूलन देवी पर जाति की गई, कई दिनों तक उसका बलात्कार किया गया। दूसरी बात है कि अंत में फूलन देवी बिहेड़ों के साथ मिलकर, चंबल के बिहेड़ों के साथ मिलकर अपने पर किए गए अत्याचार करने वाले ठाकुरों से वो बदला ले लेती है, लेकिन सभी दलित स्त्री ऐसा नहीं कर पाती है और वह स्वयं बदला लेती है। समाज के लोग उसका साथ नहीं देते। यही नहीं, दलित भंवरी बाई पर बलात्कार करने वाले 3 सवर्ण बलात्कारी राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा सुनाए फैसले के कारण निर्दोष छोड़ दिए गए। फैसले सुनाने के समय जज ने कहा कि सवर्ण समाज में पुरुष दलित स्त्री पर बलात्कार ही नहीं कर सकते, क्योंकि वह उनकी सोच में शामिल नहीं है। ये सारे तथ्य सवर्ण लोग के इस तरह के हौसलों को बुलंद करती है। तो यहाँ
सचिंदर में भी यही बात देखने को मिलता है। वह जानता है कि वह दलित स्त्रियों के साथ कैसा भी व्यवहार कर ले, उसका विरोध कोई भी नहीं करेगा। यह कहानी पुलिस और पंच के पोल को भी खोलता है। बिरमा पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए किशन और उसके मित्र प्रवीण, जो कि कानून के दूसरे वर्ष में था, सर्वप्रथम पुलिस के पास जाता है। वहां पर पुलिस भी उसका साथ नहीं देती है। पुलिस भी उल्टे इन्हीं लोगों की पिटाई करती है। अर्थात पुलिस भी दलितों का साथ नहीं देती, वह भी सवर्ण जाति का ही साथ देते हैं, चाहे सवर्ण समाज में जितना भी अत्याचार क्यों न करे। उसके बाद वे पंच के पास जाते हैं। वह अपने बात को पंचायत में रखते हैं। उन लोगों को लगता है कि पंचायत एक लोकतांत्रिक संस्था है, इसलिए वह उनकी बातों को सुनेंगे और सही फैसला करेंगे। उनके मित्र प्रवीण का मानना भी है कि पंचायत एक लोकतांत्रिक संस्था है, गांव की समस्याओं को निपटाना पंचायत का कर्तव्य है। पंचायत के प्रधान बिशन सिंह, जो कि दलित रहते हैं, जब किशन पंचायत में अर्जी देते हैं तो बिशन सिंह घबरा जाते। इस अर्जी को देखकर वो घबरा जाते हैं, क्योंकि वह तेजभान के पुत्र सचिंदर के खिलाफ था। यहाँ पर जब अर्जी दी जाती है तो बिशन सिंह घबरा उठता है, क्योंकि वह तेजभान जैसे सवर्ण सत्ताधारियों के आगे दबा हुआ रहता है। उनको लगता है कि यह उसे जो प्रधान की गद्दी प्राप्त हुई है, प्रधान की जो गद्दी प्राप्त हुई है, वह तेजभान जैसे लोगों के कारण ही उसे यह प्राप्त हुई। अगर वह उसके विरोध में कोई भी कार्य करता है तो उसके हाथ से यह पंच की गद्दी भी चली जाएगी। इसलिए वह उसके खिलाफ कोई कार्यवाही भी करना नहीं चाहता है। इस प्रकार यह कहानी पुलिस और पंच दोनों के पोल को खोलती है। स्वतंत्रता के बाद दलितों को मिली समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकारों का हनन बड़ी मात्रा में देश में होता है, लेकिन पुलिस और विधायिका संस्थाएं उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई सक्रिय भूमिका अदा नहीं करती है, क्योंकि जातिवादी प्रवृत्तियों का प्रभाव उन पर भी उतना ही है। पंचायत में लोग जाते हैं, वहां फैसला भी होता है, लेकिन फैसला क्या होता है? फैसला में उस समय जो कार्यवाही होती है उसमें ना तो तेजभान पहुंचते हैं ना उनका लड़का, और फैसला होती है कि सचिंदर को केवल 5 रुपये जुर्माने पर छोड़ दिया जाता है। बिरमा, उसके घर वाले, किशन
उसके मित्र सभी उसके पंच के इस फैसले से हैरान होते हैं। सभी अवाक हो जाते हैं। इस प्रकार जातिवादी प्रवृत्तियों का प्रभाव उच्च अधिकारियों, पंचों सभी पर दिखाई पड़ता है। यह अंत नहीं कहानी के माध्यम से लेखक ने सवर्ण हिंदू समाज के दलितों के प्रति अन्यायपूर्ण रवैये को प्रस्तुत किया है। एक और दलित के प्रति विशेषकर दलित स्त्री के प्रति भोगवादी दृष्टि रखने वाले सवर्णों की दमनकारी निरंकुश व्यवस्था को उजागर किया गया है, तो दूसरी ओर दलित समुदाय के अपने अंतर्विरोध को चित्रित किया गया है। दलित समाज में भी अंतर्विरोध है, वह भी मिलकर के समस्याओं का सामना करना नहीं चाहता है, वह डरता है। उसे लगता है कि अगर वो समस्याओं का सामना करेगा तो विभिन्न तरह की समस्याएं उस पर आएगी, इसलिए वह सवर्णों से निपटना ही नहीं चाहता। सवर्णों के खिलाफ किसी तरह का संघर्ष करना ही नहीं चाहता है। दलितों में अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने की चेतना का विकास भी इस कहानी के माध्यम से दृष्टिगत हुआ है। यह कहानी में हालांकि सचिंदर को केवल 5 रुपये का ही जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन यह कहानी एक ढांढस बताता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 5 रुपये का जुर्माना हुआ तो आज पहली बार कुछ उन सवर्णों के खिलाफ तो कुछ हुआ, और यह अंत नहीं है बल्कि यह तो अब प्रारंभ है। आज बिरमा के माध्यम से लेखक दर्शाना चाहते हैं कि आज बिरमा के माध्यम से यह कार्य हुआ। कल अगर इस तरह की घटना किसी और के साथ घटती है तो वो भी अब सवर्ण के खिलाफ खड़े होंगे, और बिरमा, किशन, मंगलू, सरबती जैसे लोग उनका साथ देंगे। इसलिए अभी घबराने की बात नहीं है, बल्कि यह तो अभी शुरुआत है। यह अंत नहीं कहानी मानवीय अधिकारों के संघर्ष और दलित मुक्ति की चाहत की अभिव्यक्ति है। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहानी के मुख्य पात्र बिरमा के द्वारा जाति संघर्ष में सफल होने के लिए एकता और संघर्ष करने की शक्ति की जरूरत की ओर संकेत किया है। दलित साहित्य की मूलभूत चेतना भी यही है। तो आज बस इतना ही। इसके बाद फिर हम किसी दूसरे कहानी या काव्य की चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।